अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ मैं 86 पार्ट बी लेकर। पास पेपर 7 आपका कल होमवर्क था। रिक्वायरमेंट क्या थी इसकी? ओह, सिर्फ बैलेंस शीट मांग ली थी। ये बड़ा अच्छा करता है, कभी सिर्फ बैलेंस शीट मांगता है, कभी सिर्फ इनकम स्टेटमेंट। दोनों काम इकट्ठे नहीं करवा रहा है ना, शायद इकट्ठे भी हो जाए। अच्छा जी, बैलेंस शीट का सवाल है और माशाल्लाह माशाल्लाह HL एक्वायर्ड 60% ऑफ EL। सुभान अल्लाह। पेरेंट और सब्सिडरी, तो बस एसोसिएट तो है नहीं, इसलिए काटा वाटा कर इधर तो नहीं ना है। एसोसिएट तो है नहीं तो काटा वाटा करने की ज़रूरत नहीं है। PPE है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पहली बार आया। इन्वेस्टमेंट इन ऑक्टागॉन है, ये कौन है? वाह वाह, सुभान अल्लाह। एट कॉस्ट आ रही है। इन्वेंट्रीज है, अदर करंट एसेट्स है, फिर शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग और लाइबिलिटीज। ओके। ऑन यकम जनवरी 22 HL एक्वायर्ड 60%। और ये तो मैंने वैसे ये वाला पॉइंट भी करवा दिया था। सुभान अल्लाह। फिर क्या बचा? इसकी डिटो कॉपी थी ना, वह फिगर्स डिफरेंट थी। सवाल कितने बच्चों ने किया अटैम्प्ट? एडजस्टमेंट थी ना इसमें? ऐसी थी ना सारी की सारी। चलो दोबारा ही ज़ाहिर करना है, अब तो डिस्कस जो कर रहे हैं सवाल। ऑन यकम जनवरी 2022 HL एक्वायर्ड, बल्कि पहले ये एडजस्टमेंट कर लेते हैं। चलो जी, पढ़ो जी ज़रा एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट वो है जो कल नॉर्मल क्लास में मैंने पढ़ाया था, वो या एक्स्ट्रा में पढ़ाया था? वो जो मैंने काम ये किया हुआ है नॉर्मल में कराया था ना, जब बच्चे पूरे कर रहा था मैं। ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला पॉइंट। चलो जल्दी से पढ़ो ज़रा, दोबारा से ज़रा पढ़ लो ज़रा जल्दी से। जी बच्चों, ऑन यकम जनवरी 2022 HL परचेज्ड एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विद यूजफुल लाइफ ऑफ 30 ईयर्स फॉर 600 मिलियन। ये इसकी कॉस्ट है, ठीक है। एंड रेंटेड आउट टू EL ऑन द सेम डेट फॉर 4 मिलियन पर मंथ टिल 31 दिसंबर। पूरे साल का रेंट मतलब इनको आएगा, ऐसा ही है। यकम जनवरी को परचेज किया है और इसी दिन रेंट आउट कर दिया है। अच्छा, इसने अपनी किताबों के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शो किया हुआ है, सही तो किया हुआ है। रेंटल पर्पस वाली प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही है। पेरेंट अपनी किताबों में बिल्कुल ठीक शो किया हुआ है, लेकिन सेपरेट किताबों की बात हो रही। अच्छा, अब हमसे उसने क्या कह दिया? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओ। अब जैसे ही कंसोलिडेटेड की बात आई, अब ये एक है, अब ये अलग अलग नहीं है। तो अब ये रेंट पर नहीं दी किसी को, ये अपने ही इस्तेमाल में है, ठीक है। अच्छा जी, इसका मतलब सबसे पहले तो आपने इसको ट्रांसफ़र करना है। देखो ना, मतलब मैं कंसोलिडेशन कर रहा हूँ। इन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज की है और इन्होंने रेंट आउट कर दिया है उसको सब्सिडरी को। अब सेपरेट के हद तक तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, लेकिन जब हम कंसोलिडेशन करने लगेंगे तो सबसे पहला एतराज़ हमें इस बात पे होगा कि तुमने खुद को रेंट पर दे दिया ये, और तुम कह रहे हो मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। अच्छा, और पड़ी भी पता नहीं 650 पे है, हालांकि खरीदी तो 600 की थी। चलो खैर, 600 की खरीदी थी, लेकिन पड़ी 650 पे है। चलो आगे देखो, आगे देखो। द प्रॉपर्टी वॉज कैरिड इन HL बुक्स एट फेयर। अच्छा, फेयर वैल्यू मॉडल भी यूज़ कर रहे हैं। ऑफ 650 मिलियन ऑन 30 जून 2022। अगली बात तो बाद में पढ़ते हैं। अब सबसे पहला मसला क्या है? ट्रांसफ़र करना है हमने इसको फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू PPE। ये देखो, ये डिटो कॉपी, ठीक है, बस फिगर्स डिफरेंट है जी। तो कराओ जी, पहली एंट्री करवाओ। PPE डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। कितने से? जितने से पड़ी हुई, जितने पर इस वक्त पड़ी हुई है भाई, उसे से ही रिवर्स कर दो ना, फिर गेन उठा लेंगे। कितने पर नजर आ रही है इस वक्त? ये 650 पे नजर आ रही है, इसको यहां से निकालो और इसको यहां पर ऐड कर दो। यानी कि मैं यूं कर दूं ना, हम तो P+S में चल रहे होंगे। ये मैं बैलेंस शीट नहीं बना रहा आज सिर्फ एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है ना। आज तीनों सवालों में सिर्फ एडजस्टमेंट्स हैं। जिसने नहीं किया होगा सवाल, वो घर पे जस्ट उसको पूरा कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जी, माइनस करो 650 पे और प्लस करो इसको। तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट करके PPE को डेबिट कर दिया आपने 650 से। अब अगला मसला आता है। अगला मसला क्या आता है? कहीं पर उसने ये नहीं लिखा हुआ
कि ये रिवैल्यूएशन मॉडल पे हैं, बल्कि सिंपल कहीं रिवैल्यूएशन सरप्लस नज़र भी नहीं आ रहा, ये कॉस्ट मॉडल पे हैं। अब अगर कॉस्ट मॉडल पर आपकी प्रॉपर्टी पड़ी हो आपके अपने यूज़ वाली, तो उससे डेप्रिशिएट होना होता है, ना कि उसको फेयर वैल्यू पे उठा कर रखें। अब अगला एतराज़ हमें क्या आएगा कि ये जो पीपीई के अंदर 650 पड़ा है, इसमें 50 रुपये का गेन है, अब इस गेन को उल्टा दें। ठीक है जी, तो अगला काम हमने क्या किया था, यहाँ से नकल मार के देखो, रिवर्सल ऑफ फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्डेड बाय पी। कितना गेन रिकॉर्ड किया इसने? 50 रुपये का, क्योंकि 600 की खरीदी थी, कितने गया, 600 की खरीदी थी और इस वक्त 650 पर पड़ी है, बैलेंस शीट में भी इसी पे नजर आ रही है। ठीक है, तो फिर 50 रुपये का जो गेन है इसको उल्टाओ, अदर इनकम डेबिट करो, अदर इनकम, अब बैलेंस शीट का सवाल कर रहे हैं तो सीआरई को डेबिट करो, पेरेंट ने अदर इनकम रिकॉर्ड की हुई है ना। ठीक है, तो सीआरई को डेबिट करके, अब हाँ, अब ये पीपीई के अंदर आ चुका हुआ है 650 का, तो 50 रुपये पीपीई में ज़्यादा पड़ा हुआ है, पेज नंबर 260 है लेट आने वालों, और 50 रुपये से ही एंट्री होगी। ये हमने क्या किया जी, रिवर्स किया है, रिवर्सल ऑफ फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्डेड बाय पी, ऐसा ही है। अगला काम, अब चूंकि ये पीपीई बन गया है तो इसमें डेप्रिशिएट होना है, डेप्रिशिएट होना है तो डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, पीपीई क्रेडिट, लेकिन अगेन बैलेंस शीट का सवाल कर रहे हैं तो सीआरई के अंदर इसको डेबिट करोगे। ये इनकम का उलटना रिटेन अर्निंग को कम कर रहा था, ये एक्सपेंस का चार्ज होना अब रिटेन अर्निंग्स को कम करेगा। डेप्रिसिएशन की एंट्री हमने करनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, पीपीई क्रेडिट। हाँ जी, 600 पर आ चुकी है, डिवाइडेड बाय, ये इसी साल के अंदर ही आई है ना, 1 जनवरी 2022 को। हमारा ईयर एंड क्या है? ओ माय गॉड, अच्छा ये तो 6 महीने की डेप्शन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो 600 डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी है, ये 30 ईयर्स, डिवाइड बाय 30 इंटू 6/12 जी, 10 से ये एंट्री पास कर ली हमने। उठ जाओ यार, इसको लगता है आज पड़ गई है बिरयानी, मुझे लग रहा है। अच्छा जी, जगह और बनाओ। ईयर एंड का पता है आपको, ईयर एंड का तो आपको पता है ना। अब एक चीज़ और है जो मैंने कहा था हो सकता है वो भी आ जाए, इस सवाल में वो भी थी, लेकिन पहले मुझे ये बताओ, ये हमने क्या किया है, डेप्रीसिएशन, चार्जिंग डेप्रीसिएशन ऑफ IAS 16 पीपीई, और ऊपर हमने क्या किया जी, रिवर्सल ऑफ फेयर वैल्यू गेन ऑफ IAS 40 जो रिकॉर्ड हो गया था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला। सही है। अच्छा जी, अब एक मामला और भी है, और वो मैंने आपको कहा था एंड पर, अगर कोई आपस का रेंट रिसीवेबल पेएबल हो, बैलेंस शीट का सवाल करते हुए उसको भी इग्नोर, उसको भी कैंसिल करना है। हाँ, पीएनएल का सवाल अभी मैं नहीं कर रहा फिलहाल, उसकी बात बाद में कर लेते हैं, उसको भी मैं बता देता हूँ। ये सवाल बैलेंस शीट का है, कभी जो यही एडजस्टमेंट पीएनएल में आ जाए तो पता तो होना चाहिए कैसे करेंगे। फिलहाल तो कहता है रेंट ऑफ आखिरी महीना वॉज अनपेड, कितना, एक महीने का 4 है, तो इसी एक महीने का अनपेड है, तो फिर रेंट रिसीवेबल को क्रेडिट करवाएंगे पेरेंट से 4 से, और सब्सिडरी को कहना नहीं पड़ेगा, उसने रेंट पेएबल डेबिट कर देना 4 से। ठीक है जी, अब ये एडजस्टमेंट आपकी कैसे पोस्ट होनी थी, मैंने 650 पहले पोस्ट किया, 650 क्रेडिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट पीपीई, यहीं पे पोस्टिंग दिखा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्या करो, 50 से सीआरई डेबिट करके पीपीई क्रेडिट, तो ये 820 ये जो क्रेडिट में पड़ा होगा, ठीक है ना, ये जो क्रेडिट में पड़ा होगा इस क्रेडिट में से हम डेबिट करेंगे, ऐसा ही है। ये कितना, 50 से सीआरई को डेबिट करके आप, और अब कहाँ पड़ा है ये पीपीई, यहाँ पे क्रेडिट, और दूसरा 10 रुपये की डेप्शन चार्ज होगी, तो ये डेप्शन भी यहाँ पर सीआरई को डेबिट करके ये पीपीई को क्रेडिट करेगी। तीसरा रिसीवेबल पेएबल आपस का वो पड़ा होगा ये यहाँ पर और यहाँ पर, 4 और 4, इसको भी यहाँ से माइनस कर, यानी यूँ कह, चलो ये यूँ कह लें, यहाँ से 4 माइनस होगा और यहाँ से भी 4 माइनस, तो वो तो इकट्ठे ही पड़े होते हैं ना ऐसे करके। सही है, -4 -4, ठीक हो गया। ये आपकी सारी एडजस्टमेंट की पोस्टिंग आ गई। क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये चूँकि एडजस्टमेंट मैंने पहले करवा दी थी, इसलिए ये मैंने पहले ही डिस्कस कर दी। कोई मसला है तो बता दें, तस्वीर खींचनी है तो खींच लें, मैं इधर लेके जा रहा हूँ अभी।
भाई असगर को बुलाया, उन्हें कहा रिवाइज्ड एस्टीमेट लेके जाएं, बच्चे आ रहे हैं। बाद में बच्चे ने कहा हाँ सानू चाह ही नहीं किसी ने पूछी। अच्छा जी नेक्स्ट, अब वापस चलते हैं रूटीन मुताबिक। लो जी ये तो गया हो, बाकी छान बुरा ही था सवाल में, पहली एडजस्टमेंट करा दें तो। ऑन यकम जनवरी 22, यकम जनवरी 22, ओ माय गॉड, साल के दरमियान HL acquired 60% शेयर होल्डिंग इन EL at the following consideration, which has not been recorded। तभी तो मैं कहूँ इन्वेस्टमेंट इन EL कहीं नजर नहीं आ रही, इन्वेस्टमेंट इन EL रिकॉर्ड ही नहीं की उन्होंने। चलो ये शुक्र है। कल क्या मसला था, कौन सा सवाल था कल कौन सा सवाल था, है 3 था ये। इसमें मैंने कहा था कि चूंकि गलत फिगर नहीं गिवन इसलिए इसको साइड पे करो और ओरिजिनल से ही इन्वेस्टमेंट की फिगर निकाल लो। आज ये लड़ाई कोई नहीं है कि ओरिजिनल क्या था और रॉन्ग क्या किया। उसने कहा जो था हमने किया ही नहीं। हमने कहा बिस्मिल्लाह ये तो अच्छा लगेगा हमें, हम खुद कर लेंगे जो मुनासिब हमें लगेगा। ठीक है तो भाई ये जो कुछ भी होना था वो नहीं हुआ तो हम किस लिए हम करेंगे ना। क्या कहता है, 1 शेयर इन HL पेरेंट है ना, ये मुझे बता दिया करो यार। वॉज गिवन ये दे दिया, कुछ शेयर्स ले लो, कैश ले लो, शेयर्स ले लो। ये शेयर ले लेना नहीं है, वो कल वाले सवाल में था, पता नहीं आगे पढ़ा हो अलग बात है। फिलहाल यहां पर क्या है, ये शेयर्स ले लो। 1 शेयर फॉर एवरी 3 इन S, 1 फॉर 3। ठीक है जी। अगली बात, एट एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑफ HL, यही मुझे चाहिए, यही मुझे चाहिए। ठीक है तो आप क्या वर्किंग किया करते थे, आपको याद है? सबसे पहले आप कहते थे P एक्वायर्ड कितने शेयर्स ऑफ S, तो उसने कहा जी 60% शेयर होल्डिंग किया ना एक्वायर, तो 650 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 65। तो 65 का 60% कितना बनता है, 39 मिलियन शेयर्स ये इसने खरीदे हैं। अब अपने कितने शेयर्स इशू किए, P इशूड लिखते थे हम, उसके बाद हम कहते थे 39 है, नीचे सब्सिडरी ऊपर पेरेंट। बाप तो हमेशा ऊपर ही रहेगा ना। फिर हर 3 के बदले अपना 1 जी, कितना 13 मिलियन ये करते थे। ठीक है जी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर वर्किंग कर लेता हूँ। असल में मुझे मसला किस में है, वर्किंग 1 एडजस्टमेंट अकाउंट जो बनता है ना, उसके अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट की फिगर आनी है उसमें मसला है। तो वो 1.1 में हम इन्वेस्टमेंट की फिगर लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट की फिगर में एज पर क्वेश्चन कितना गिवन है आज, अल्हम्दुलिल्लाह 0 नहीं गिवन, आज कह रहा कोई रिकॉर्डेड ही नहीं है। अच्छी बात है। हमने सबसे पहले क्या एंट्री पास की है, ये येलो एंट्री, ब्लू एंट्री देखो, येलो एंट्री, इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। कितने मिलियन शेयर्स, 13, ये तो हर जगह ही आ जाएंगे। अब अगली बात, इस दिन जिस दिन एस को खरीदने गए, एक शेयर पेरेंट का कितने का था, 54 का, फेस वैल्यू कितनी है 10, तो 13 इंटू 10, 13 इंटू 44 और यहां पे 13 इंटू 54 जी। डन हो गया जी। ये हमने एंट्री पास की, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट, और आज आपका शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम भी ब्रैकेट में होगा। इस सवाल में ब्रैकेट में होगा, किया था एक बार क्लास में। ठीक है, सवाल आप नहीं करना है, लेकिन सवाल के पल्ले कुछ नहीं छोड़ना इंशाल्लाह, मैंने डिस्कस सारा कर दूंगा। पर ये है ना, सवाल कर दें तो फिर आप करने को कुछ नहीं बचता। सारी डिस्कशन हो गई तो आपको जी पहले मैंने 20 मिनट में करना था, अब मैं 10 मिनट में करूंगा। ऐसे करके तेजी से करने की कोशिश करनी इसको, ताकि प्रैक्टिस तो हो कम से कम। ठीक है, ये एडजस्टमेंट हो गई एक। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, शेयर्स इशूड, शेयर्स ऑफ P, शेयर्स ले लो, शेयर्स ऑफ P ले लें भाई, ले लें शेयर्स ऑफ P। नेक्स्ट और जी, और क्या है आगे, कुछ और भी हुआ है जी। कहता है ये तो डन हो गया ना पहला बुलेट। दूसरा बुलेट, कैश पेमेंट ऑफ 5 मिलियन पर शेयर है, 5 रुपए पर शेयर दे रहे हैं, शेल ऑल्सो भी पेड। अब पर शेयर का मतलब क्या होगा, मतलब 39 ही तो, 39 मिलियन शेयर है ना, हर शेयर के बदले वो कह रहा है 5 मिलियन देंगे। और देंगे कब, 2 साल बाद, अगर प्रॉफिट ऑफ EL एक्सीड अ सर्टेन बेंचमार्क। अच्छा, अब 2 तरह की एडजस्टमेंट्स आती थी। ये थोड़ा सा कैश ले लेना जो है,
कैश ले लेना, इसमें अगर वो कैश ले लेना सिर्फ टाइम रख कर कहते थे तो हम क्या करते थे, हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे, प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर उसकी एंट्री करते थे इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, और फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करके उसको ग्रो कराते थे। लेकिन अगर कैश ले लेना कंटिंजेंट अपॉन परफॉर्मेंस हो, कंटिंजेंट ऑन परफॉर्मेंस, तो इसमें फ़र्क ये होता था कि हम पीवी नहीं निकालते थे, हमें सवाल में फेयर वैल्यू गिवन होती थी और ईयर एंड के ऊपर हम वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारते थे। भाई ये दोनों में फ़र्क है, ये ध्यान में रखना, दो तरह की एडजस्टमेंट्स ही होती है। कल वाले सवाल के अंदर कैश ले लेना वाली बात थी, प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी, इंटरेस्ट की एंट्री की। इंटरेस्ट कहाँ जाना है, सीआरई में, क्योंकि पेज 27 की सारी एडजस्टमेंट सीआरई में जाती है। ओके, और आज वो कंटिंजेंट अपॉन परफॉर्मेंस वाला है, तो आज फेयर वैल्यू पर शेयर दे दिया तो पर शेयर ही ले लेंगे, तो मसला ज़रूर है। और क्या हाल है, खैर सब खैर मेरे हैं जी? पॉज क्यों करें, उनको ना पता लगे कि अलार्म लग गया, गलती से लगा। डिफरेंट आवाज़ों के अलार्म में मेरी नींदर हाले भी ताड़ी तरह ही अल्हम्दुलिल्लाह। 10, 12, 15 अलार्म भी मैं लगा लेता होता हूँ जागने के लिए, जगाना फिर घर वाली नहीं होना है, मेहरबानी जी उठ जाओ, बच्चे भी उठ जाने ने थे। अच्छा जी, खैर चले कोई बात नहीं। ओहो, ये तो आपने बताया नहीं कि ये हमने क्या किया था। देखो मेरी नज़र पड़ गई एकदम से, ये क्या है जी, कैंसलेशन ऑफ रिसीव। अच्छा चले, वैसे ही बातों में बात इस तरफ आ गई जी। तो मैं ये कह रहा था आपको कि देखो भाई, ये दो तरह की कैश ले लेना वाली एडजस्टमेंट दो तरह से आया करती है। तो इस वक्त हमारे सामने जो कैश ले लेना वाली एंट्री है वो प्रेजेंट वैल्यू वाली है या फेयर वैल्यू वाली है, प्रेजेंट वैल्यू वाली है या फेयर वैल्यू। हमने साल के दरमियान में यहाँ पर 1 जनवरी 22 को सब्सिडरी को एक्वायर किया है और हम इससे कह रहे हैं कि हम आपको 2 साल के बाद यहाँ पर 5 पर शेयर देंगे। 5 पर शेयर का मतलब 39 इंटू 5 कितना बनता है, 195। अब अगर तो ये 195 पे करना होता सिर्फ वक्त की वजह से लेट, तो हम डिस्काउंट रेट गिवन होता, इस 195 को 2 साल पीछे लाते, यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू पर इसको बुक करते, फिर इसकी अनवाइंडिंग इंटरेस्ट की बुक करते जाते, जैसे कल वाले सवाल में किया। लेकिन ये 195 जो हमने इसको 2 साल बाद देने का वादा किया है, ये कंटिंजेंट अपॉन परफॉर्मेंस है, तो इस केस के अंदर तो भाई हमें फेयर वैल्यू पर इस दिन बुक करना पड़ेगा और ईयर एंड पर भी इसकी फेयर वैल्यू सवाल ही देगा, हम कुछ नहीं करते। हाँ, ईयर एंड पर जो फेयर वैल्यू का चेंज होगा उसको हम पीएनएल के अंदर लेकर जाएंगे गेन लॉस कहकर, ठीक है। अब यहाँ पर पता लगेगा वो क्या कह रहा है। ये तो वो कह रहा है कैश पेमेंट ऑफ 5 मिलियन शैल ऑल्सो बी पेड इन 2 ईयर्स, 2 साल बाद 5 रुपए देने। द फेयर वैल्यू ऑफ दिस कंडीशनल पेमेंट एट एक्विजिशन डेट वाज एस्टिमेटेड एट पूरा 143 मिलियन विच हैज इंक्रीज टू 150 मिलियन ऑन ईयर एंड। सुभान अल्लाह, इतना आसान कि क्या ही बात है। तो यहाँ पे आए हम, तो यहाँ पर जी 143 है, ओके, और ईयर एंड के ऊपर ये कितना हो जाना है, 150। सिंपल, वेरी सिंपल। ये 31 दिसंबर 2022 है, ठीक है जी। तो सॉरी 30 जून 2022। थोड़ा पॉज कीजिएगा। हाँ जी, अब 143 पर एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट। इसका नाम भी पेएबल रखा था, वैसे इसका असल नाम क्या है, कंटिंजेंट कंसीडरेशन पेएबल, ठीक है। ईयर एंड पे 143 से 150 से चली गई, लायबिलिटी बढ़ गई 7 रुपए से, तो इसकी एंट्री पेएबल क्रेडिट और एक्सपेंस डेबिट। वो एक्सपेंस पीएनएल के अंदर सवाल करते हुए एडमिन में डाल देंगे और सीआरई के अंदर डालेंगे अगर बैलेंस शीट का सवाल कर रहे हैं। आप कौन सा सवाल कर रहे हैं, बैलेंस शीट वाला? चलो ठीक, चलो जी एंट्री कराओ। लो जी, दूसरी एंट्री आ गई। ये जनाब बोले जी, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट जी, कितने से, 143 से, क्योंकि इसकी फेयर वैल्यू जो हमने 100 पता नहीं कितने 95 पे कर रहे हैं 2 साल बाद, आज उनकी फेयर वैल्यू कितनी है, ऐसे ही होता था। बस फनकारी ये लगी उस सवाल के अंदर, उन्होंने पर शेयर निकाल कर दे दिया। वैसे भी उसका हमने क्या करना, उस 195 को तो कहीं यूज़ नहीं करना,
तो जो दो फेयर वैल्यूज यूज करनी है वो भी गिवन है सवाल के अंदर। परेशान कोई अगर हो भी कि मुझे 5 की समझ नहीं आई होगी पर्चे में, तो यार ये तो फुल फिगर गिवन है ना, ओके जी। लेकिन उसके बाद ये रेंट पर जाएंगे, तो ये रेंट पर हम वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारेंगे इसको, 150 वर्सेस 143 जी। अब बताएं जी, 7 रुपये से पेएबल बढ़ गया, पेएबल डेबिट, पेएबल सॉरी क्रेडिट और एक्सपेंस डेबिट। लेकिन ये एक्सपेंस डेबिट जो है वो पीएनएल का सवाल करते हुए कहाँ पे करेंगे आप, सीआरई, ठीक है जी, 7 रुपये से। अब फिलहाल तो इस सवाल के अंदर एंट्री करवाओ, इन्वेस्टमेंट कितने से डेबिट कर दूं जी, इन्वेस्टमेंट 143 से, भाई उस तरफ से शुरू कर दें प्लीज़ जी। 143 से इन्वेस्टमेंट डेबिट, और पेएबल बैलेंस शीट में जो आप घर पे बैलेंस शीट बना रहे होंगे उसके अंदर ये पेएबल क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ईयर एंड आएगा, तो ईयर एंड पे आपने एक्सपेंस सीआरई के अंदर डेबिट करना है जो आप बैलेंस शीट घर पे बना रहे होंगे, और पेएबल आपकी बैलेंस शीट वाला क्रेडिट हो जाएगा। मैं तो कुछ नहीं कर रहा इसका, ठीक है। ये क्या है जी, ये हमने कहा है कुछ कैश टू बी पेएबल है, कैश ले लेना भाई, ठीक है जी। तो टोटल कितना बन गया जी, 845। लें जी 845 आपका एडजस्टमेंट अकाउंट में आ गया, इन्वेस्टमेंट के नाम से वर्किंग नंबर 1.1। ये मैंने डिस्कस करना था पॉइंट, जो करने जोगा भी था। लें जी, ये इसकी पिक्चर भी आप अब बना सकते हैं। ये हो गया ना सवाल बोर्ड पे, तुम्हारा क्या दिल है कराऊं बोर्ड पे? ना बस यही है, मैंने कोई नहीं करा, 3 सवाल कराने हैं मैंने आज बोर्ड पे, वहाँ ऐसे ही ये आपने करने हैं तीनों। ये वैसे कल कर लेना चाहिए था। चाह पियो तुसी, छो तुसी ਸਕੂਨ ਨਾਲ बवो, की नोट करना है, फोटो शोटो खिंचो, घर जाके सवाल करो, जहाँ फंसो ये अब तो जरूरत नहीं पड़ेगी, फंसोगे नहीं इंशाल्लाह जी। वो इसके बाद ना करवा कोई नहीं रहा मैं, सिर्फ डिस्कशन। इतने आसान है, जब वो सवाल पढ़ेंगे ना आप कहेंगे कि ये बहुत मुश्किल था, वो इतने आसान है। तो बेटा प्रैक्टिस करेंगे तो फ़ायदा आपको ही होगा ना। मेरा तो पर्चा पास है, मैं डिस्कशन भी इसीलिए कर रहा हूँ कि यार तसल्ली रखो, ये देखो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये तो पुरानी बात है, ये लो। हाँ जी चलें आगे, तेन बाद च ख्याल आना होंगे, 1 मिनट लें जी। एट एक्विजिशन डेट EL's retained earnings were 300 and carrying value of EL's net assets was equal to their fair except land which had carried at 50 million. The land had fair value and value in use of this and this। ये मैंने आपको क्लास के अंदर करवाया हुआ है, द ग्रुप फॉलोज कॉस्ट मॉडल, तो ये हमने किया हुआ था। बल्कि इनफैक्ट यही वो एडजस्टमेंट थी जो उस सवाल के अंदर थी। आप अगर गौर फरमाएं तो सिर्फ फिगर्स का चेंज है, वरना सारा कुछ वही है, ठीक है। एक एसेट है जिसकी फेयर वैल्यू 80 है और जिसकी जो 50 पे पड़ा है फेयर वैल्यू 80 है, और फिर उसकी वैल्यू इन यूज़ 70 है। तो मैंने ज़ीरो के साथ एंट्री करवाई थी, याद करें। पहले मैंने कहा था रीवैल्यूएशन करेंगे, फिर मैंने कहा था इम्पेयरमेंट करेंगे, ठीक है। और फिर ये ज़रा पढ़ लें, ठीक है, सही है। ये एडजस्टमेंट मैं नहीं करा रहा, ये ठीक है। नेक्स्ट, An impairment test carried out on 30 June retained indicated that goodwill has impaired by 15 million. Management believes that impairment arose due to जी 15 मिलियन की एंट्री। अगर क्या पढ़ ही लो, NCI किस पे है, तो फिर ये इम्पेयरमेंट टेस्ट कहाँ जाएगा, SRE में बेटा, SRE में। फुल गुडविल है, दोनों को असर डालना है। अब ये सवाल, अब आपने लेवल चेक किया सवाल के अंदर, अच्छा अब ये भी हर सवाल में कर रहे हैं, ये एडजस्टमेंट भी हर सवाल में कर रहे हैं। अब तो ये भी आसान होना शुरू हो गई हैं। उसके अलावा तो बिल्कुल ही हादसा निकल जाता है सवाल देखकर, यार ये सवाल है। लेकिन ये हादसा इसलिए निकलता है कि आप पिछले 1 महीने से इसी पे लगे हो। 20 नंबर का सवाल अगर आता है तो आपने भी तो अपने सेशन का तकरीबन 20% भी इस पर लगा दिया है, थोड़ा तो टाइम ही लगाया आपने जी। बेटा वो भी होगा इंशाल्लाह, वो तो होगा ही होगा, ठीक है। सब सवाल होंगे, ये सब 9 सवाल हैं, 11 कहाँ से आ गए? हाँ वो नहीं हुआ था,
बस वो प्रैक्टिस के लिए दिया था, वो क्यों करवाऊँ मैं, वो इसीलिए दिया था कि सारा एसोसिएट आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है, अच्छा सवाल था, उसको दोबारा कर लेना अगर हो गया तो। ठीक है, मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा, इसके 9 पास पेपर्स हैं, 9 के 9 डिस्कस करने हैं बस, इस वक्त तो मेरे ऊपर यही धुन सवार है। यार अब मैं क्या करूं, मैंने ये करवाने हैं, उसका फ़ायदा नहीं है। जब आपसे एक सवाल हो गया है तो आप क्या समझते हैं उसको करवा के क्या मिलेगा, और रिवाइज हो जाएगा। तो बेटा आप 2 बार उसको घर पे और कर लें, आपका बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। यार सवाल हो गया है तो टाइम ज़ाया होगा आपका, कोई भी काम जो आपसे हो गया है वो मैं क्यों करवाऊँ, टाइम ज़ाया होगा। ये मैं इसीलिए पहले डिस्कस कर रहा हूँ, कहीं ये हो ना जाए तो हो गए तो मैं क्या डिस्कस करूँगा, फिर मुझे नहीं मज़ा आएगा। ठीक है जी। यकम जुलाई पर HL एक्वायर्ड, इधर छुपा पड़ा था, कह तो रहे थे आप लोग। On Yekam July, HL acquired 6 million shares representing 30% shareholding in Octagon Limited. On that date, fair value of each share of OL was. अच्छा जी, अब अच्छा यार वो अब आप लोगों को मुझे लग रहा है कि ये वाली एडजस्टमेंट क्यों पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे कि ये करवा दूँ ये वाली, ये जो इम्पेयरमेंट वाली है, भूली भी लग रही है आपको, नहीं याद आई आपको सचमुच में। तो क्विकली देख ही ले, इधर देखें जी। स्टेप 1 मैंने कहा था क्या क्या करेंगे, फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करेंगे, यानी फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद मैंने कहा था स्टेप 2 के अंदर जो रिवाइज्ड फेयर वैल्यू निकले उसको रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करके इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाएंगे। तो बुक वैल्यू सवाल बता रहा है कितनी पे पड़ी है, 50 पे बुक वैल्यू, ये ठीक है, और इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 80। चलो अच्छा है, ज़रा उसमें इम्पेयरमेंट लॉस नहीं था ज़रा, वैसे इसमें भी शायद नहीं है जी, कितनी 80। तो 30 रुपये का क्या आ गया, रीवैल्यूएशन सरप्लस। अब इसकी एंट्री क्या की थी आपने, रीवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री, इस रीवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री PPE डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट। उसके बाद अगला काम आप करते थे इम्पेयरमेंट टेस्ट वाला। इम्पेयरमेंट टेस्ट के अंदर आपको पता है रिवाइज्ड BV और रिकवरेबल अमाउंट दोनों को कंपेयर करते हैं आप। तो रिवाइज BV इस वक्त है वो 80 हो चुकी है, रिकवरेबल अमाउंट जो है वो हायर होती थी, वैल्यू इन यूज़ और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल वही फेयर वैल्यू ही है जो 80 नज़र आ रही है, और वैल्यू इन यूज़ सवाल ने कितनी बताई है, 70। तो इसका मतलब रिकवरेबल अमाउंट भी 80 आ गई और कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं। इसके बारे में मैंने कहा था इसको आप इस तरह से इम्पेयरमेंट लॉस पहले लिख कर और फिर 80 लिख लें और इसकी एंट्री करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, इम्पेयरमेंट लॉस इन वर्किंग 1 अगर होता तो, ये 0 मैंने कहा था, याद आ रहा है, इम्पेयरमेंट लॉस इन वर्किंग 1 डेबिट कितने से और PPE क्रेडिट, अगर होता तो इस तरह से आता। तो ये एडजस्टमेंट की हुई है हमने। डेप्रेशन का इम्पैक्ट तो ले लोगे ना, क्यों ही कर लीजिए, कर लें। अच्छा जी, अब आती है बात असल में ये एक आदत भी आजकल ICAP को पड़ी हुई है कि इन्वेस्टमेंट एसोसिएट को नीचे एडजस्टमेंट में डाला होता है और सारा डाटा भी हमारे पास नहीं होता है। तो इसी वजह से वो दूसरी अप्रोच भी सिखाई थी आपको, वरना 1-2 MCQs के लिए पोस्ट RE की बजाय पोस्ट पैड के साथ खेलना सिखाया था। ठीक है, तो वर्किंग 7 आप करेंगे जब इस एडजस्टमेंट पे पहुंचेंगे, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। HL acquired 6 million shares. On that date, fair value of each share was to 6 into कॉस्ट गिवन है। अच्छा जी, कॉस्ट गिवन है, अगर कॉस्ट गिवन है तो यही पकड़ लो, कितना है जी 100। ठीक है जी, सॉरी 100। फेयर वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है, हमें तो इतने में ही पड़ी है जी। ठीक है, अच्छा आगे वो कहता है कुछ भी नहीं, बस चुप। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 22, OL reported net profit of 60 million and paid total dividend of 20। तो मैं वर्किंग 6 करने की कोशिश करता हूँ। वर्किंग 6 में फ़िलहाल सिर्फ एक ही बात अगर करूँ तो ओपनिंग, पैट, डिविडेंड और क्लोजिंग।
क्लोजिंग गिवन है मुझे, क्लोजिंग कहाँ गिवन है? आओ बैलेंस शीट के अंदर कहाँ गिवन है? ये तो पी और एस की है। अच्छा ओपनिंग गिवन हो शायद, वो भी नहीं गिवन, पैट गिवन है, पैट गिवन है 60 मिलियन का पैट है और फुल डिविडेंड। अच्छा अब ये फुल डिविडेंड के बजाय कभी कभी फनकारी ये भी कर सकता है कि वो यूं कह दे कि जितना पी का डिविडेंड बनता है वो धोखे के लिए, तो ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर उसने लिखा हुआ था एंड पेड टोटल डिविडेंड, तो वर्किंग 6 में तो आपको पता है टोटल डिविडेंड आता है, ठीक है। अब मुझे ओपनिंग भी नहीं पता, क्लोजिंग भी नहीं पता। अगर मुझे ओपनिंग पता होता तब भी मैं 1 जुलाई 21 से 30 जून 22 तक पहुंच जाता और मैं कहता यार चलो ओपनिंग प्लस कुछ जो भी डेट होती, ये तो ऐसे साल का पहला दिन है, ठीक है। लेकिन अब मैं फंस चुका हूँ, तो इसीलिए ये सीखा था हमने पोस्ट आर की बजाय पोस्ट पैट से खेल लेंगे। वो कितना है जी 60, लेकिन इस पर साथ साथ परसेंटेज लगाना ज़रूरी है, ठीक है जी। लेकिन जब ये काम करते हैं तो साथ ये काम भी करते हैं। टोटल डिविडेंड कितना 20 और 30% जी 66, मैं भी कहूँ 20 का 30 66 आ गया। लेकिन एक मसला जो बच्चे कर जाते हैं इसके बाद वो है, जब आप कर रहे होंगे घर पे सवाल अगर कर रहे होंगे तो दोबारा या कर लिया होगा या कर रहे होंगे, CRE के अंदर जब आप PRE SRE लिख रहे होते हैं वहीं पर आपने लिखना होता है ARE। तो ARE के अंदर आपने 18 - 6 12 पर इसको शो करना। गॉट इट? ले यार इसमें और क्या है? ड्यूरिंग द ईयर OL कौन है? यही है, एसोसिएट है। मेड सेल्स ऑफ 50 मिलियन टू HL कौन है? पेरेंट। तो A to P है और 20% अबव कॉस्ट पे उसने बेचा है। कितनी चीजें बेची हैं? 50। 60% ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड बाय HL ड्यूरिंग द ईयर, तो 40% अनसोल्ड है। अब डायरेक्ट करो 50 इंटू, अच्छा ये भी सोच लो किसने बेचा है, किसने प्रॉफिट कमाया है, तो ए का प्रॉफिट कहाँ पड़ा है, तो यहाँ पर आपने इसकी एंट्री पास करनी है। सही है। अब डायरेक्ट करो, यहाँ पर कोई हर्ज नहीं, यहाँ पे लिखो A to P जी 50 है, इसका 40% अनसोल्ड है और इसको जो भी आंसर आए उसको डिवाइड करेंगे हम 120 से, मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, जो आंसर आए मत भूलना उस पर 30% करना, ठीक है। तो ये जनाब पेरेंट का, ये एसोसिएट का प्रॉफिट उलट गया, बोलो। उसके बाद किसके पास पड़ा है, तो पेरेंट का स्टॉक तुम्हारे पास आ रहा है ना, तो उस अमाउंट को स्टॉक में से माइनस कर देना। ऐसे ही किया होगा उम्मीद है। और NCI को फेयर वैल्यू पे रखते हैं। फेयर वैल्यू कैसे मिलेगी भाई? देखो ना, देखो इधर, अगर 300 मिलियन शेयर्स इन्होंने खरीद लिए हैं, नहीं 60% शेयर्स अगर इन्होंने खरीद लिए हैं तो 650 यानी 65 मिलियन में से फिर 40% NCI का है और उसकी वैल्यू एक्विजिशन रेट के ऊपर यहाँ गिवन है ये 17, तो ये यहाँ पर 17 करोगे, NCI की फेयर वैल्यू भी आ जाएगी। तो कितने बच्चों ने इसको किया था, कितने आज इंशाल्लाह अब इसको जाके कर लेंगे। इन्होंने किया था, उनको दोबारा करने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से, अगर बिल्कुल सही पहुँचे हैं तो। जिन्होंने नहीं किया वो हाथ खड़ा करें। तो अब कितने देर में करना चाहिए ये? अब तो 10-15 मिनट के अंदर मैक्सिमम, सिर्फ अब तो प्रैक्टिस रह गई है, सोच भी नहीं है, इतना आसान हो गया, ठीक है। ले जी, अगर कोई वर्किंग कॉपी करनी है तो जी, देखो अगर रिवीजन फाइनल वाली कर रहे हो तो एक बार तो मेरे ख्याल में सवाल किए हुए हों। वैसे सारे सवाल मैं रखूँगा भी नहीं रिवीजन प्लान के अंदर, लेकिन फिर भी अगर आप दूसरी रिवीजन में हैं तो चलो आप एक आधा सवाल जो सबसे अच्छा लगे, टफ लगे, जैसे 11 भाई कह रहे हैं बहुत अच्छी रिवीजन थी, वो कर रहे हैं, बाकी एक आधा और करके फिर एक आधा वैसे भी देख लेते हैं। तो लेकिन वो दूसरी रिवीजन में हो तो पहली में तो कम अज़ कम ना हो। पहली में रिवीजन प्लान में जो क्वेश्चन हो वो सारे करने हैं, सारे नहीं रखे जाते उसके अंदर। 9 सवाल पास से करेंगे तो रिवीजन प्लान में 9 के 9 नहीं होंगे, कम ही होंगे ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर रिवीजन प्लान वाले करके आपका दिल कर रहा है बाकी देखूं तो वो फिर ऐसे देख लेना आप, जो एंड पे रिवीजन प्लान मिलेगा। ओके चलें जी, आ जाएं बिस्मिल्लाह करके पास पेपर 4 पे। कर लें बेशक करें, लेकिन मैं भी करवाऊंगा। अब बात सही है ना, आज मौका है, कल कोई नहीं है,
तो कल फिर नया होमवर्क भी नहीं होगा। आपके पास 4-5 पहुंच चुके हैं, आप आज और कल में कर लें। पास पेपर 2 करवाऊँ? चलो फिर 4 ते 5 कर ना 2 ते चलो। मन्नू की सानू की ते फिर सानू की अब 4 और 5 करके आना। अब फिर मैंने कल चेक करना है। ऐसे तो ऐसे सही फिर तुसी फरमाइशा करो तो मैं ना करा। कल नहीं है पर नॉर्मल क्लास में होमवर्क चेक हो सकता है। हाँ, जरूरत पड़ी है कभी? पास करने वाले पढ़ रहे हैं, FR2 में नहीं होमवर्क चेक होते पता है आप लोगों को कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे तो इसका मतलब आपका प्रोग्राम अगली बार भी पेपर पढ़ने का है। तो आप खुद सियाने हो चुके होते हैं यहाँ पे आके। क्या ख्याल है? अच्छा जी, इसमें मैंने वैसे गपशप तो लगाई नहीं थी काफ़ी। ये तो डेली ओह 3 बज गए। डेली 2:15 से 3:15 हम बैठा करेंगे। 15 मिनट अभी और लगाने हैं। और सैटरडे को हम 2:15 से 4:30 पढ़ेंगे। हमने ये डिसाइड किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हिम्मत और हौसले को दाद देता हूँ। मैं तो पढ़ाना होंगे आके पढ़ा देना है जी। कैसेट ऑन करनी होती मैनू की मसला है जी? तुहानू मसला है असल में। एहसान करते हैं ये भी। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट क्या थी इसकी भाई? ओए दोनों, अच्छा नहीं यार, एक काम तो भूल गए, सॉरी यार। मैंने कहा था मैं इनकम स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा समझाऊंगा आपको कि इस एडजस्टमेंट का क्या होना है। यार एक तो एक्स्ट्रा क्लास दे विच ना लोगों को पता नहीं होता कि इन्हां दी क्लास है ना। डू नॉट डिस्टर्ब पे नहीं लगा सकता यार। अच्छा जी, वो ओपन करें इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वाला, जिसमें क्या था PNL वाला इम्पैक्ट बताता हूँ। सॉरी, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला। क्योंकि ये देखो ना, ये अब एक दफ़ा मैंने करवा दिया आपको सवाल समझ आ गया बैलेंस शीट वाला। वैसे एक दफ़ा फिर आपने करके देख लिया। कंसोलिडेटेड ये काम तो आपने ही ना किया होगा। तो सेल, कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर GP, फिर एडमिन एक्सपेंसेस, फिर अदर इनकम। अब आए ज़रा इधर। वो कहता है सवाल के अंदर कि मंथली कितने गया रेंटल, कहाँ है ये? मंथली रेंटल है 4 मिलियन पर मंथ और 6 महीने के लिए ये बिल्डिंग किराए पे दिए रखनी है। तो यहाँ पे आए हम और हमने कहा जी 4 मिलियन है इंटू 6 मंथ्स कितना बनता है? अब यहाँ पे चल रहा होता है काम, आपको पता है P+S सारी जगह पर। ठीक है, तो पेरेंट ने अपने अदर इनकम में ये 24 रुपए की इनकम रिकॉर्ड की होगी। इनकम पूरे 6 महीने की आएगी। इनकम पूरे 6 महीने की आएगी। रिसीवेबल पेएबल 1 महीने का बैलेंस शीट में आपने कैंसिल किया, पर इनकम स्टेटमेंट फेज के ऊपर पूरे 6 महीने की रिवर्स होगी -24। और इसने एडमिन एक्सपेंसेस में ऐसे रिकॉर्ड किया होगा -24। ठीक हो गया। लेकिन क्या ये वर्किंग 5 को हिट करेगी? क्या ये एडजस्टमेंट वर्किंग 5 को हिट करेगी? आपस की इनकम एक्सपेंस, वो रेंटल इनकम रेंट एक्सपेंस हो, मैनेजमेंट फी इनकम मैनेजमेंट फी एक्सपेंस हो, इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस हो। असल में तो रेंटल इनकम और रेंट एक्सपेंस से ही तो समझाया था आपको। बाकी अगले वाले भी, इंटरेस्ट भी और मैनेजमेंट फी भी। तो डू नॉट हिट वर्किंग 5। पॉज करें जरा। अच्छा जी, चले आए वापस पास पेपर 2 पे। मैंने पॉज इसलिए किया कि पास पेपर 2 पे आ जाऊं। लो भाई प्यारे बच्चों, कहाँ थे हम? यहाँ थे हम। अच्छा जी, अब वही वाली बात, अब देख लो। अब ये कितना सवाल है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने पहला करवाया, तीसरा करवाया, अभी 7वां डिस्कस किया, अभी ये दूसरा डिस्कस करने लगा हूँ। कॉमन चल रही है ये एडजस्टमेंट 2 मतलब। ठीक है, असल में क्या है, 2 सफ़े लिख लें अपने पास। एक पेज 64 ऑनवर्ड्स पे क्वेश्चंस थे, 17, 18, 19, 20, गालिबन 21 था या नहीं था याद नहीं आ रहा, पर 17, 18, 19, 20
21-22 भी था शायद। ये पेज 64 पे क्वेश्चंस थे और ये वो एडजस्टमेंट्स थी जो पेज 27 के ऊपर एक टेबल बना हुआ था, परचेज कंसीडरेशन की डिस्कशन। भाई इन सफ़ों को, 2 सफ़ों को सीने से लगा लें, आपको नजर आ रहा है हर सवाल में मोस्ट रीसेंट क्वेश्चंस के अंदर बस वही एडजस्टमेंट्स। पेज 64 से ऑनवर्ड जो 17 से 21-22 तक सवाल थे, जाके देख लो कौन से थे, और पेज 27 के ऊपर उसका टेबल बना हुआ था। पेज 27 वाली एडजस्टमेंट, जिसके नीचे पेज नंबर को एनसर्कल करके मैंने लिखवाया था कि सारी एडजस्टमेंट सीआरई को हिट करेंगी। ये 2 सफ़े, हर एडजस्टमेंट में वही आ रहा है, ठीक है। चलो, तो यहां पर भी वही आया हुआ, वो आया हुआ जिसका आपको इंतजार था। पढ़ो 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 पढ़ो, इकरो इकरो। तुसी पढ़ो, मैं मिटा ला। अब जितना सफ़ा है वो तो मैंने मिटा दिया, बाकी फिर देखी जाएगी। यार आज फटा भी नहीं साफ किया। अच्छा जी, ले जी, ये तो सारा काटा वाटा हो गया था। पीपीई, इन्वेस्टमेंट इन एमएल। एमएल कौन है? सब्सिडरी। और पढ़ लिया करो, ज़रूरी नहीं है तरतीब के अंदर जो पहले हो वही सब्सिडरी हो। हाँ, ध्यान से देख लिया करो। एमएल वैसे सब्सिडरी थी और जेएल एसोसिएट थी, ठीक है। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट इन एमएल, इन्वेस्टमेंट इन जेएल एट कॉस्ट आ रही होती हैं। ये भी इंशाल्लाह हमें पता लगेगा किसी दिन कि एट कॉस्ट का मतलब क्या है, और ये एसोसिएट इसके अलावा भी किसी तरीके पे आ सकती है। वी विल सी। इन्वेंट्री, रिसीवर, कैश शेयर, कैपिटल शेयर, पेमेंट, कोई ऐसी चीज़ बैलेंस शीट में काबिल कदर नज़र नहीं आ रही ऐसी जो परेशान करे। डिटेल ऑफ पीएस इन्वेस्टमेंट आर एज फॉलोज। अगेन आरी प्री वाली गिवन है, इसलिए शायद वर्किंग 6 बनाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी आपको। ऐसा ही है, कोई ज़रूरत पड़ी थी सवाल में? नहीं। द फॉलोइंग कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ एमएल्स शेयर्स इज स्टिल अनरिकॉर्डेड। फिर वही वाला मसला आ गया, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ, ना जी ना, आज फ्री होल्ड लैंड है। बस असल में पता है क्या मसला है, मैं आपको वजह बताता हूँ। जो आप बार बार मुझे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे थे ना, इसकी वजह पता है क्या है? ये आपने सबसे पहले किया था। उस वक्त जो मसले आपने निशान लगाए थे वो मसले कब के बह चुके, बह गए। सैलाब आया आपका कॉन्सेप्ट्स का और वो बहकर चले गए। यानी वो अब आपको मसले आपके नहीं हैं, लेकिन चूंकि दिमाग में उस वक्त के वो टिक हैं, निशान लगे, तो लगता है कि ये मसले हैं। हालांकि आप सवाल करेंगे आपको क्या, नहीं यार ये तो कोई मसला रहा ही नहीं। बट चले ठीक है, आप लोगों के दिमाग से तो इस पास से 2 को निकालूँ ना, निकल ही नहीं रहा जी। ट्रांसफ़र ऑफ पीएल्स, कोई पता नहीं आगे आगे गल आ जाए कोई। चले, अच्छा, हर सवाल में आपने गौर किया है ज़्यादा मसला 70-80% सवाल में होता है या ज़्यादा मसला 20-30% में होता है? 70-80 में मसला होता है। तुम्हारे लिए हो सकता है जी, बताएं बेटा। 20-30% मसला है और वो भी थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो मसला भी आपका हल होता जा रहा है। तो इसलिए पासिंग वाला सवाल है ये इंशाल्लाह। अच्छा, ये ट्रांसफ़र ऑफ फ्री होल्ड लैंड इत्तफाक से कल ये कर लिया, हैविंग कैरिंग वैल्यू एंड फेयर वैल्यू ऑफ 88 एंड 108 रिस्पेक्टिवली। ये तो बहुत सिंपल है, इसकी एंट्री यहीं पे कर देते हैं, यहाँ पे जी। इन्वेस्टमेंट इन एस डेबिट और बिल्डिंग है, पीपीई भी कर सकते हो, बिल्डिंग भी कर सकते हो। इसको किस पे क्रेडिट करते हैं हम, और इन्वेस्टमेंट को हम फेयर वैल्यू पे डेबिट करते हैं। 88 मिलियन फेयर वैल्यू है, नहीं कैरिंग वैल्यू है, और 108, 88 108, बताओ जी 20। ये बैलेंस शीट का सवाल कर रहे हो, इनकम स्टेटमेंट का? बैलेंस शीट का सवाल कर रहे हो तो अदर इनकम में, ऐसा ही है अदर। और अगर इनकम स्टेटमेंट का होता तो सीआरई में। ये लिख इसलिए दिया ताकि वर्किंग 5 को हिट ना कराएं। वैसे भी ये पेज 27 एडजस्टमेंट सारी सीआरई टाइप एडजस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है। डन जी, अब बोलो। अच्छा चलो, अब आ जाओ इधर। ये तो मसला कोई नहीं था ना, ये आसान था। मसला इसमें हो सकता है हो। वैसे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन की है ना, उसके बाद अब ये मसला भी हल हो गया इंशाल्लाह। ये 2 तरह की एडजस्टमेंट्स होती हैं। यानी टोटल है क्या, आज ही कैश पे कर दें, आज ही शेयर्स इशू कर दें, आज ही डिबेंचर्स दे दें, या कैश देने का वादा कर लें, शेयर्स देने का वादा कर लें, ठीक है, या अपनी बिल्डिंग दे दें आज, या अगली बात कैश देने का वादा करें लेकिन वो कंटिंजेंट हो। ये 7 ही चीज़ें हैं, ठीक है। जिनमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ यही 2 करती हैं कि कैश देने का वादा किया या अच्छी परफॉर्मेंस पे कैश देने का वादा किया। वो मैंने दोनों आपको एक ट्री बनाकर समझाए हैं ना, मसला नहीं रहेगा इंशाल्लाह। पढ़ो।
कैश ऑफ 115 वुड बी पेड इन फरवरी 2020 इफ एमएल, हाँ ये जो मसला है ना एफएल नेट प्रॉफिट, ये इसके ऊपर जब होता है तो फिर वो मसला आ जाता है कि आपने जो फ्यूचर में पेमेंट करनी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू नहीं लेनी। परफॉर्मेंस वाली वादे वाली पेमेंट है तो आपने फिर इसकी प्रेजेंट वैल्यू नहीं लेनी होती, बल्कि इसकी फेयर वैल्यू सवाल देता है और उसको ईयर एंड पर फेयर वैल्यू वाली वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना होता है। ठीक है, तो खैर हमारा साल जो भी है, हमारा साल वैसे कौन सा है और शुरू कब हो रहा है? 1 जनवरी 19 से ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर 19 पर। और हमने कब एक्वायर किया इसको? कब एक्वायर किया है? 1 अप्रैल 19 पर। ये जनाब यहाँ पर 1 अप्रैल 19 पर हमने एक्वायर किया सब्सिडरी को। और कब पे करने जा रहे हैं जी इसको? ये तो यहाँ कहीं पे करना है। ठीक है, ये क्या है जी? फरवरी 2022 डन जी। अब ये कहानी है, आपकी ज़बानी अब तो मुझे सुननी चाहिए थी। अब हम जिस दिन एक्विजिशन डेट है ना, ये डेट ऑफ एक्विजिशन, इस दिन पे खड़े होकर हमें नहीं इससे परवाह कि उस दिन कितने पे करने हैं, हमें इस दिन की फेयर वैल्यू देगा, ये रेंट की फेयर वैल्यू देगा, हम नहीं निकाल सकते इसको, ये देनी ही पड़ती है उसको सवाल में। ठीक है, तो यहाँ पर खड़े होकर डेट ऑफ एक्विजिशन पर हम एंट्री पास करेंगे। फेयर वैल्यू ऑफ दिस कंसिडरेशन ऑन एक्विजिशन डेट वाज 70 मिलियन। इस दिन एंट्री पास करोगे, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, कंटिंजेंट कंसिडरेशन पेएबल और पेएबल लिख लिया करो 70। ठीक है, और जब ईयर एंड आएगा यहाँ पर ईयर एंड पे खड़े होकर एट ईयर एंड सेट टारगेट है, एट द ईयर एंड सेड टारगेट हैज़ बीन अचीव्ड। अगर ये अचीव हो गया है तो क्या वादा किया था? 115 देंगे अगर तुम्हारा टारगेट अचीव हो गया। अब ये एंड पे खड़े होकर ज़रा फनकारी लगा गया, खुद से देखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। अगर वादा किया था कि 115 मिलियन देंगे अगर तुम्हारा 19 का प्रॉफिट 20% बढ़ गया एज कंपेयर टू पिछला साल, और वो हो गया, सॉरी, और वो हो गया, अचीव हो गया, अचीव हो गया, तो मतलब अब भाई आपको 115 देना पड़ेगा, अभी भी पे नहीं किया, देना पड़ेगा। तो आज ये एंड पर अब आपकी ये लायबिलिटी रीमैयर होगी, 115 पर चली जाएगी, कहां से? 70 से। तो 70 से बढ़ा लो और इसको ले जाओ 115 पे जी। 70 जी, कितना? 45 से पेबल को बढ़ाओ और एक्सपेंस, और अगर सवाल कर रहे होगे बैलेंस शीट का तो सीआरई कितने से? अच्छा, और जब ये दिन आएगा ना तो इस दिन तो पेमेंट होगी। अब पेमेंट के वक्त तो बस क्या करना है आपने, पेबल को डेबिट करके और कैश क्रेडिट कर देना। ओके डन। लेकिन कितना? अब 115 पे उसको उठाकर ले गए हो आप, ये 70 वाले पेबल को ग्रो करा दिया। मेरे ख्याल में तो और कुछ नहीं है इसके अंदर जी। चलो मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर लूँ अब, अगर कहाँ करें, यहाँ कर लेते हैं। वर्किंग वन इधर ही करो। वर्किंग वन में जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट आती है, सॉरी एडजस्टमेंट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी आती है, उसकी वर्किंग असल में अब चल रही है ना अगेन। तो 1.1 सबसे पहले आपको क्या नज़र आ रहा है? एज पर क्वेश्चन भी गिवन है, बिल्कुल गिवन है। कितनी गिवन है? जो पिछले सवाल में नहीं थी। तो डिफरेंट क्वेश्चंस में आप करके एडजस्टमेंट देखें तो आपको ज़रा कॉन्फिडेंस आता है कि यार हाँ बस कुछ नहीं, वही 7 चीज़ें हैं, बाहर निकल ही नहीं रही चीज़ें उसमें, तो असूल हमने पकड़ लिए हैं। अब उसके बाद वो क्या कर लेगा, इसके बाहर तो जा नहीं सकता। ठीक है जी, एज पर क्वेश्चन बताएंगे 900। उसके बाद ये हमने लैंड दे दिया उसको। ठीक है, ये लैंड भाई ले लें प्लीज़, कितने पे? उसके बाद हमने कहा है कि कुछ कैश ले लीजिएगा, और जिस दिन रिकॉर्डिंग की उस दिन 70 है, ये 70 ही होगा। ठीक है ना जी, बस 10, ये 1078 आता है, और सही है। लेकिन ये जो बाद वाला है इसको फिर आपने कितने गया, ये इसको सीआरई में डेबिट करके अपने बैलेंस शीट के सवाल में पेएबल में क्रेडिट कर लेंगे। सही है, समझ आ रही है?
दोनों में फर्क 115 है ना। कल जो सवाल था उसमें शेयर्स देने का वादा किया था, मैंने कहा था उसको लायबिलिटीज में नहीं शो करना, इक्विटी में शो करना, क्योंकि उसने कल को क्या बनना है, शेयर्स ही बनना है। आज लायबिलिटी ही है, ये पेएबल है, ये सारे पेएबल, ये कंटिंजेंट कंसीडरेशन पेएबल हो या परचेज कंसीडरेशन पेएबल हो, वो जो इसको हम ग्रो कराते हैं, ये पेएबल्स ही हैं। डिबेंचर्स हो लायबिलिटीज में आएगा, लेकिन अगर शेयर्स देने का वादा हो, सिर्फ वो एक ऐसी चीज़ है लायबिलिटी से ऊपर आ रहा होगा। ओके, सही है जी। और कुछ साढ़े लैक नहीं, छुट्टी तो आप लोगों ने मुझे देनी है, ये दूसरा तो अब करके ही आप जाएंगे ना, अब जाहिर है आप ऐसे थोड़े ही जाएंगे, मैंने 2 सवाल करा देने थे इतनी देर में। बस छुट्टी है, जिसने जाना है जा सकता है। मैं बस ये सवाल हो गया ख़त्म अल्हम्दुलिल्लाह। देखो अब कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर, चेक कर लो। और सवाल में सब छान बुरा है। ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यूज ऑफ ईच शेयर ऑफ एमएल, और इन्वेस्टमेंट की डेट पर फेयर वैल्यूज दे रहा है। एमएल वाली अगर शेयर्स हमने इशू किए होते तो ज़रूरत पड़ती, इसकी ज़रूरत ही कोई नहीं है सवाल में। जेएल कौन है? अच्छा सॉरी, ये तो वो मैं समझा पेरेंट है, सॉरी, ये कौन है? एक तो ये बड़ा मसला है, सब्सिडरी है, ये एसोसिएट है। अगर फेयर वैल्यू पर सब्सिडरी को रखना हो तो ये यूज़ करेंगे, और एसोसिएट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। नहीं पड़ सकती, उसने इन्वेस्टमेंट दी हुई है एसोसिएट के अंदर, कितनी? 170 की। वो जो आपने ऐसे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की वर्किंग करनी है ना, वर्किंग 7, उसमें कॉस्ट आ रही है कितनी? 170। तो उसको भी मेरा ख्याल इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। बहरहाल एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एमएल यानी एस, कैरिंग अमाउंट ऑफ इक्वल टू एक्सेप्ट इन्वेंट्री, ओ एडजस्टमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन डन। कहते हो तो रिवाइज करा देता हूँ, कहते हो तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने कहा था ये जो काम हम कर चुके हैं, पेरेंट कर चुका है, जो काम पेरेंट कर चुका है, पढ़ो, सारे एसेट्स लायबिलिटीज बराबर थे एक्सेप्ट इन्वेंट्री जिसकी कैरिंग वैल्यू 130 थी एज अगेंस्ट फेयर वैल्यू ऑफ 170। तो हमने कहा इन्वेंट्री डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट, कितने से? अब ये मानो या ना मानो, ये हमने जीपी रिकॉर्ड किया है। दुनिया के अंदर आप मतलब कॉस्ट और सेल के कंपैरिजन से क्या चीज़ निकाल रहे होते हैं? एक चीज़ आपको मतलब 100 में पड़ी, 120 में बेची तो 20 रुपये आपका जीपी है। ओके, तो ये मानो या ना मानो, ये जीपी रिकॉर्ड किया आपने। अब ये जीपी आपने एक्विजिशन डेट पे रिकॉर्ड कर लिया। अगर दौराने साल सब्सिडरी ने भी वो जीपी दोबारा रिकॉर्ड कर लिया ना, तो उसको रिवर्स कराएंगे। अब वो दौराने साल उसने कैसे रिकॉर्ड किया? वो कहता है 20% ऑफ इन्वेंट्री स्टिल इंक्लूडेड, इसका मतलब 80% हैज बीन सोल्ड। जो बिक गया है उस पर उसने बेचकर गेन रिकॉर्ड कर लिया, तो उस गेन को रिवर्स कराया था। मैंने कहा था जी गेन डेबिट करो और इन्वेंट्री क्रेडिट करो, कितने से? 50 का 80%। सोल्ड से मसला है, ऐसे एडजस्टमेंट हमें सोल्ड से मसला है। सिर्फ एक एडजस्टमेंट उन तीनों में मसले वाली निकली थी, एक ही सवाल में इकट्ठा किया था, ये वही एडजस्टमेंट है। बोलो 40 और 40। अब बैलेंस शीट का सवाल कर रहे हो या इनकम स्टेटमेंट का? तो सीआरई एसआरई सॉरी जी, एस ने किया था, सॉरी जी। और हिट वर्किंग 5, वो तो इनकम स्टेटमेंट सवाल है, ठीक है भाई, सही है, किया हुआ काम। नेक्स्ट एमएल सोल्ड। अब ये एडजस्टमेंट मुझसे आप करवाओगे, आपको शर्म भी तो नहीं आएगी ना। ये जैसे मैंने होमवर्क दिया था तो मैंने डायरेक्ट ये एंट्री करवा के जान छुड़ा ली थी, याद है? अल्टीमेटली फिर यहाँ तक पहुँच गए, चलो खैर। हाँ ये कर लोगे। एमएल कौन है? एमएल एस सोल्ड मशीन टू पेरेंट एस टू पी एट अ गेन ऑफ 10, लो जी गेन दे दिया, और उसके बाद नेट कर लेंगे उसको। एस ने बेचा तो एस ने प्रॉफिट कमाया, तो एसआरई डेबिट पीपी क्रेडिट, नेट अमाउंट से खेलते हैं हम, इनकम स्टेटमेंट का सवाल नहीं है। ओके चलें आगे। जेएल पेड, वर्किंग 6 हमने बनाई नहीं, ठीक है। और एस कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कौन सा है? 12E, याद आ रहा है? पेड, तो क्या करेंगे? इग्नोर। इनकम स्टेटमेंट का सवाल करना है? बोलो नहीं करना होता तो माइनस करते अदर इनकम में से, मैंने कहा वैसे बता दूं। और अगर वर्किंग 6 बना रहे होते तो शो करते, फुल डिविडेंड शो करते, शो मारते, क्योंकि ये पेड है। पर ऐसा कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ बैलेंस शीट बनानी थी, तो इग्नोर। अच्छा ये इग्नोर वाले जरा जेहन में रखते आओ, पहले भी कोई इग्नोर किया है?
एक हमने ये इग्नोर कर दिया जी। आगे बढ़ो। ड्यूरिंग द ईयर PL मेड सेल्स ऑफ 72 टू JL एट 20%। यार 60% ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड। और भाई अनसोल्ड, यहाँ पर अब अनसोल्ड फनकारियाँ चेक करो, वहाँ पे सोल्ड वाले से मसला था, अब ये छोटे छोटे मसले ही हैं, ठीक है। तो अनसोल्ड कितना है 40%। इस अनसोल्ड को डायरेक्ट आपने लेकर चलना है, कर लोगे ये तो मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है, ठीक है। PL के का रिसीवेबल है फ्रॉम JL। यार JL कौन है? एसोसिएट। ओ JL वाले रिसीवेबल पेएबल को तो, एसोसिएट वाले को तो कैंसल, ये दूसरा भी इग्नोर। पता नहीं क्यों मैं कह रहा हूँ इग्नोर वाले अलग करो, रिक्वायरमेंट दी अलग से। एन इम्पेयरमेंट टेस्ट इंडिकेटेड दैट, तो गुडविल निकलेगी, इम्पेयर हो जाएगी। और NCI को अगर फेयर वैल्यू पे रखते हो तो ये इम्पेयरमेंट जो है ये SRE में, दोनों को हिट करनी है। और समझ आ रही हैं बातें, याद आ रही हैं? PL का डिस्काउंट रेट ये भी इग्नोर कर दो, ये आपको उसने धोखा देने के लिए दिया हुआ था कि कहीं आप यहाँ पर जाकर कितने गया ये इसको कोई छेड़छाड़ करें। नहीं भाई ये वो वाला काम, डिस्काउंटिंग वाला काम नहीं है। तो ये 3 इग्नोर हो गए, 3 तो इग्नोर हो गए, और भी कोई इग्नोर होना है? कोई और इग्नोर करके आए हो? ऑन फेयर वैल्यू ऑफ ईच एट एक्विजिशन डेट ML सोल्ड, कौन से एडजस्टमेंट में? 3 में। तो फेयर वैल्यू हमें बतानी, यहाँ पर बतानी नहीं, यहाँ यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। हाँ अच्छा, सिर्फ एक ये एसोसिएट वाली ये, चलो उसने क्या बताया हुआ आंसर, मुझे तो बस फटाफट यही नज़र आए हैं। ये 3 एडजस्टमेंट मैंने इग्नोर किए हैं, 6, 8 और 9, 6, 8 और 10, 11, मैंने तो ये 3 इग्नोर किए हैं जी। अब कोई और है तो आप खुद लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आप 3 और 4 कर लेना। अल्लाह हाफिज़। एक मिनट 4 और 5। अल्लाह हाफिज़।